दोस्तों नमस्कार। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? बुक से आपको बताने जा रहा हूँ कि हृदय रोग क्या है और ये एक सूजनकारी बीमारी है। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि ये जो है ना किताब जिन्होंने लिखी है ये डॉक्टर अमेरिका के हैं और अमेरिका के डॉक्टर हैं, तो ये इसमें अमेरिका की ही बात लिखी है जहाँ पर से जो है ज़्यादा साइंस है। तो शुरू करते हैं। प्रतिदिन हम और आप अमेरिका में कोलेस्ट्रॉल की समस्या की गंभीरता के बारे में चेतावनियाँ सुनते रहते हैं। जैसा कि मैं अध्याय 2 में बता चुका हूँ कि अमेरिका में सबसे अधिक मौतें हृदय रोग से होती हैं। हो सकता है कि मेरी तरह आप भी सांख्यिकीय आंकड़ों और मीडिया की सलाह से संभवतः ये मानते होंगे कि हृदय रोग का प्रमुख कारण कोलेस्ट्रॉल है। यदि ऐसा है तो हो सकता है कि मेरी तरह आप भी ये जानकर अचंभित हों कि हृदय रोग का मुख्य दोषी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बल्कि इसकी मुख्य वजह रक्त नलिकाओं की सूजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल है। मेरा शोध ये बताता है कि अमेरिका में आधे से अधिक दिल के दौरे के मरीजों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य रहता है। क्या आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रक्त नलिकाओं की सूजन को कम या पूरी तरह खत्म करने के लिए मेरी खोज क्या बताती है? हाँ, मेरी खोज अतिरिक्त पोषक तत्व बताती है। ये खोज दिल के दौरे के बचाव और इलाज के लिए बहुत ही क्रांतिकारी है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करने पर ध्यान देने की बजाय आपको धमनियों की सूजन के कारण को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है। यह दृष्टिकोण हृदय रोग से बचाव और उसे उलटने में महत्वपूर्ण और नाटकीय भूमिका अदा कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर कोरोनरी आर्टरीज डिजीज और हृदयाघात के लिए हमेशा खतरा नहीं माना जाता था? 1970 में मैंने जब पहली बार मेडिसिन की प्रैक्टिस शुरू की तो हम 320 से नीचे के किसी भी कोलेस्ट्रॉल स्तर को सामान्य मानते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे जिन मरीजों का कोलेस्ट्रॉल स्तर 280 या 310 के आसपास होता था तो मैं उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करने के लिए कहता था, क्योंकि उनका यह स्तर सामान्य था। लेकिन 1972 के दशक के अंतिम दौर में ये बात सही नहीं रह गई थी, क्योंकि हमें यह लगने लगा था कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर जितना अधिक होगा, हृदयाघात या दिल के दौरे की आशंका उतनी ही अधिक होगी। यह आकलन फ्लेमिंघम के शोध अध्ययन पर आधारित था। मैसाचुसेट्स फ्लेमिंघम में रहने वाली मरीजों की विशाल आबादी पर किया गया था। वैज्ञानिकों को इन अध्ययनों से पता चला कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर जैसे जैसे बढ़ेगा, दिल के दौरे की आशंका भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। इस शोध के बाद 200 से ऊपर का कोलेस्ट्रॉल का स्तर असामान्य माना जाने लगा और जिन मरीजों का कोलेस्ट्रॉल का स्तर 240 से ऊपर पाया जाता था, उनमें से दिल का दौरा पड़ने का खतरा सबसे अधिक माना जाने लगा। 1980 के प्रारंभ में चिकित्सकों ने यह मानना शुरू कर दिया कि सभी प्रकार के कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं थे। हमें पता चला कि वास्तव में HDL हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल फ़ायदेमंद होता है और इसकी अधिक मात्रा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन LDL लो डेंसिटी
इम्पोर्टेंट प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए हानिकारक होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल धमनियों की दीवार की भीतरी सतह पर जमा होकर प्लाक बनाता है और इन्हें संकरा कर देता है। इसके साथ साथ आने वाला एचडीएल कोलेस्ट्रॉल तो वास्तव में धमनियों में सफाई का काम करता है। इस खोज के बाद हम कोलेस्ट्रॉल के कुल स्तर के साथ साथ अच्छे और ख़राब दोनों प्रकार के कोलेस्ट्रॉल के स्तरों की भी जांच करने लगे। हम कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का भाग देकर इसका अनुपात मालूम करते हैं। हृदय रोग के मामले में यह अनुपात जितना कम होता है मरीज के लिए उतना ही अच्छा होता है। एचडीएल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तरों की जांच अब एक सामान्य बात हो गई है। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि अब हम कोलेस्ट्रॉल के महत्व और एलडीएल के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक हो गए हैं। अभी तक मैंने आपके साथ जो भी ज्ञान बांटा है वह बहुत आम बात है। क्या आप कुछ असामान्य ज्ञान के लिए जानने के लिए तैयार हैं? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वास्तव में खराब नहीं होता है। ईश्वर ने जब इसे बनाया था तब उसने कोई गलती नहीं हुई थी। ईश्वर से कोई गलती नहीं हुई थी। शरीर में प्राकृतिक रूप से बनने वाला एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नेटिव एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा है। दरअसल ये कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन्स कोशिका के अन्य भागों और शरीर के लिए ज़रूरी अनेक हार्मोन्स के निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है। हम इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। वास्तविकता तो यह है कि यदि हमें भोजन से इसकी पर्याप्त मात्रा न मिले तो शरीर इस कोलेस्ट्रॉल को बनाना शुरू कर देता है। समस्या तब आती है जब स्वतंत्र तत्व प्राकृतिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बदलते हैं या ऑक्सीकृत करना शुरू कर देते हैं। ये बदला हुआ कोलेस्ट्रॉल ही वास्तव में हानिकारक होता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के 1989 के संस्करण में डॉक्टर डैनियल स्टीनबर्ग ने यह प्रमाणित किया कि यदि मरीज के शरीर में ऑक्सीकरण का सामना करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हों तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कभी भी हानिकारक नहीं होता है। स्टीनबर्ग का सिद्धांत आने के बाद से ही सैकड़ों शोध इसे प्रमाणित करने या गलत सिद्ध करने के लिए किए गए। आप इस बात की प्रशंसा कर सकते हैं कि वैज्ञानिक और शोधकर्ता डॉक्टर स्टीनबर्ग के नए सिद्धांत को इतने उत्साह से क्यों मानते हैं, और माने भी क्यों ना, क्योंकि इस एक साल में ही अमेरिका में लगभग 15 लाख लोगों को दिल का दौरा पड़ा, जिनमें से लगभग आधे मरीजों की उम्र 65 साल से कम रही होगी। हम सभी अपने ऐसे कई मित्रों और चहेतों को जानते होंगे जिनका स्वास्थ्य एकदम ठीक था और वे अचानक दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। यदि स्टीनबर्ग का सिद्धांत सही साबित होता है तो इससे आशा की नई किरण के साथ दिल के दौरे से बचाव और इलाज के नए रास्ते खुल जाएंगे। डॉक्टर स्टीनबर्ग द्वारा सिद्धांत प्रस्तुत करने के बाद 1997 में शोधकर्ता डॉक्टर मार्को डियाज ने तब तक ये मेडिकल जर्नल में छपे अनेक अध्ययनों का एक प्रभावकारी पुनरावलोकन प्रस्तुत किया। डियाज ने बताया कि जिस मरीज के शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का स्तर ऊंचा होगा उसके हृदय की धमनी संबंधी बीमारी की आशंका बहुत कम होगी। इस दौरान जानवरों पर किए गए अध्ययनों से भी
डॉक्टर स्टीनबर्ग के सिद्धांत को समर्थन मिला। एंटीऑक्सीडेंट और उनके सहायक पोषक तत्व मृत्यु के सबसे प्रमुख कारण हृदय रोग के खिलाफ युद्ध में एक नई आशा बन गए हैं। सूजन की प्रक्रिया। रक्त नलिकाओं में सूजन के लिए सिर्फ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ही जवाबदेह नहीं होता है, इसके लिए होमोसिस्टीन, इसे हम अध्याय 6 में जानेंगे, तथा धूम्रपान तथा रक्तचाप, वायु वसायुक्त भोजन और डायबिटीज़ से उत्पन्न होने वाले स्वतंत्र तत्व भी जिम्मेदार होते हैं। धमनियों में होने वाली सूजन शरीर के किसी भी अन्य अंग में होने वाली सूजन के समान ही होती है। मैं आपको ये प्रतिक्रिया चित्र के जरिए समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप ये ठीक प्रकार से जान सकें कि कोशिकीय स्तर पर वास्तव में होता क्या है। आप इसकी अति सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं को समझने का प्रयास न करें। यह समझना अधिकतर चिकित्सकों के लिए भी मुश्किल होता है, इसीलिए यदि आप इसे पूरी तरह न समझ पाएँ तो निराश न हों। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी धमनियों को इस मुश्किल से कैसे बचा सकते हैं। यह एकदम सरल उपाय है। जब आप एक मध्यम आकार की धमनी की अनुप्रस्थ काट की संरचना देखते हैं, चित्र 1, तो आपको कोशिकाओं की पतली परत एंडोथीलियम दिखाई देगी। यह धमनी के भीतर का एक पतला ऊतक टिश्यू लिनिंग होता है। मैं आपको जो भी कुछ बताने जा रहा हूँ वह सब कोशिका की इस पतली परत तथा परत के ठीक नीचे स्थित सब एंडोथीलियल क्षेत्र से संबंधित है। देखें चित्र 2। दोस्तों, ये है हमारे कोशिकाओं की झिल्लियों की परतें, जिसको एंडोथीलियम क्षेत्र और ये सब नामों से जाना जाता है। धमनी की आंतरिक सतह कोशिका की एक संवेदनशील एकल परत से बनी होती है जिसे एंडोथीलियल कहते हैं। इसके नीचे मस्कुलर परत होती है। एंडोथीलियम और मस्कुलर परत के बीच में सब एंडोथीलियल क्षेत्र होता है। यही वह क्षेत्र है जहाँ से क्षति की शुरुआत होती है, जहाँ से बीमारी की शुरुआत होती है। चित्र 2, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीकरण। यहाँ पर जाकर कोलेस्ट्रॉल दूषित करने लग जाता है। तो प्राकृतिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वास्तव में सब एंडोथीलियल क्षेत्र में फंस जाता है। यदि यहाँ पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट नहीं हो तो यह आसानी से ऑक्सीकृत हो सकता है। यह ऑक्सीकृत एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जब तक वसा के साथ नहीं मिल जाता, मोनोसाइट्स सफ़ेद कोशिकाएं इसे आसानी से चट कर जाती हैं। याद रखें, यदि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीकृत न हो तो ऐसा नहीं होगा। जब ये मोनोसाइट ऑक्सीकृत एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से फूल जाती है तो फोमलेस बन जाती है। फोम सेल इस क्षेत्र में ऑक्सीकृत तनाव उत्पन्न करके धमनी की संवेदनशील लाइनिंग को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इससे एंडोथीलियम को चोट पहुंचती है और वह ठीक से काम नहीं कर पाती है। इस प्रकार धमनी के कठोर होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सूजन की पहली प्रक्रिया। पहला चरण एंडोथीलियम पर प्रारंभिक आघात।
एंडोथेलियम एक अति संवेदनशील अंदरूनी परत होती है जो हल्के खिंचाव से भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। लगभग सभी शोध वैज्ञानिक अब यह मानते हैं कि ऑक्सीडेटिव तनाव इस पतली एक कोशिकीय परत को क्षतिग्रस्त करता है या इसमें खिंचाव पैदा करता है। तब धमनी में के कठोर होने की शुरुआत हो जाती है। ऑक्सीकृत एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, होमोसिस्टीन तथा अत्यधिक स्वतंत्र तत्वों के कारण ऑक्सीडेटिव तनाव उत्पन्न होता है और इस कारण एंडोथेलियल क्षतिग्रस्त हो जाती है। यह तब संभव होता है जब प्राकृतिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल धमनी की परत के निचले हिस्से सब एंडोथेलियल क्षेत्र से गुजरने में सक्षम होता है। यही आकर यह ऑक्सीकृत भी हो जाता है। इसके बाद यह कोलेस्ट्रॉल धमनी की परत को उत्तेजित करना शुरू कर देता है। दोस्तों, अगले अंक में आपको मैं और आगे इससे आगे की जानकारी दूंगा। आपका दोस्त, आपका भाई हरि सिंह, हेल्थ सलाहकार। थैंक यू, धन्यवाद। आप वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और जानकारी मैं देता रहूँगा। शुक्रिया दोस्तों। आपका हर दिन शुभ दिन हो, हर दिन शुभ मंगल दिन हो और आपका हर सुख मिले, हर सपना पूरा हो। धन्यवाद।